ममता बनर्जी का जो सबसे बड़ा आरोप बीजेपी के खिलाफ जो नैरेटिव वो चलाने की कोशिश कर रही हैं कि वो बंगाल के कल्चर को बीजेपी वाले लोग नहीं जानते, उसको खत्म कर देंगे। बंगाल का कल्चर राष्ट्र के कल्चर से कैसे भिन्न है? बंगाल का क्या कल्चर है? बंगाल का कल्चर, अभया जैसी एक लड़की, उसका बलात्कार हुआ आरजीकर के केस में, जो घटना आपने देखी है, वो बंगाल का कल्चर नहीं है। बंगाल का कल्चर जजेस को बंदी बनाना नहीं है। बंगाल का कल्चर कट मनी लेना नहीं है। बंगाल का कल्चर मनरेगा में 25 लाख फेक जॉब कार्ड्स बनाना तृणमूल के गुंडों द्वारा, वो बंगाल का कल्चर नहीं है। बंगाल का कल्चर आम्फान में जो व्यवस्था केंद्र की सरकार गरीब के लिए दे रही है, वो व्यवस्था टीएमसी के गुंडे खा जाएं, ये बंगाल का कल्चर नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि ममता बंदोपाध्याय के पास जेन्युइनली पॉलिटिकल कहीं भी अर्थव्यवस्था में उनकी ओर से क्या गवर्नेंस का योगदान रहा है, उसका प्रमाण नहीं है। प्रमाण ये है इनफैक्ट कि 6000 से ज़्यादा कंपनीज बंद हुई हैं, बंगाल से बाहर गई हैं। प्रमाण ये है इनफैक्ट 40 लाख जो बंगाल की युवा पीढ़ी है या बंगाल के जो लोग हैं, वो प्रदेश से बाहर नौकरी कर रहे हैं, वहाँ मौके तलाश रहे हैं। पीएम मोदी ने झालमुड़ी खाई, वहाँ ममता बनर्जी को लगा कि वो नाटक है। पीएम मोदी अगर तो ममता बंदोपाध्याय जब सड़क के किनारे चाय बनाते, वो नाटक है क्या? मैं उसी सवाल करूँ कि फिर जब नौका विहार करते हैं तो उसको बोलती है यमुना की बात। आदमी शांति से झालमुड़ी भी ना खाए, ये क्या है? मैं कह रही हूँ ना, पीएम झालमुड़ी खा रहे हैं, लेकिन जब राजनीति की बात आती है, वो मुद्दों पर केंद्रित राजनीति कर रहे हैं कि भाई आप बताइए, आपकी जिम्मेदारी थी लॉ एंड ऑर्डर सुनिश्चित करना, आपने क्यों नहीं किया? आपने कभी भी पीएम को अपनी राजनीति डाइल्यूट करते नहीं देखा होगा। बड़ी जिम्मेदारी से अपना वक्तव्य देते हैं। उसका मतलब इंसान खाए भी ना, अगर इंसान का मन करे कि आप नौका विहार करें, वो ना करे। क्यों? क्योंकि ममता बंदोपाध्याय से पहले परमिशन स्लिप लेनी पड़ेगी। एक स्वतंत्र राष्ट्र का प्रधानमंत्री अपने देश में झालमुड़ी नहीं खा सकता। बचकाना नहीं लगता आपको ये? आपके व्यक्तिगत अनुभव के हिसाब से मैं पूछूं, क्योंकि आप न जाने कितने लैंग्वेज जानती हैं, बंगाली, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, बहुत सारी लैंग्वेज। उस कंडीशन में इस चुनाव को वो बंगाली वर्सेस बाहरी, सारे नेता, उनमें से कितने ऐसे हैं जिनका सरनेम पांडे है? कितने नेता ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश, बिहार, अन्य राज्यों से हैं? क्या मैं अपने देश में लोगों को भाषा और राज्य के हिसाब से बांटने लगूं, फिर मैं कहाँ अपनी राजनीतिक परिपक्वता का परिचय दूंगी? प्रधानमंत्री ने कभी ये बोला है? गृह मंत्री ने कभी ये बोला है? नहीं। हम सब कहते हैं राष्ट्र एक है। राष्ट्र में हम अगर संवैधानिक हमारी जिम्मेदारी है, तो कहीं ना कहीं हमारा अधिकार भी है कि हम राष्ट्र के किसी भी भूभाग में जा सकते हैं, कोई भी राष्ट्रीय भाषा बोल सकते हैं, झालमुड़ी भी खा सकते हैं। दिक्कत क्या है? देश हमारा है भाई। ममता बनर्जी और टीएमसी के लोग जिस प्रकार से ग्राउंड पे कैंपेन कर रहे हैं बाहरी वर्सेस बंगाली का, जब आप लोग ग्राउंड पे जाते हैं, क्या आपको लगता है कि वो कोई फैक्टर है? लोगों को भी मालूम है कि मुद्दे में दम नहीं है ममता बंदोपाध्याय के। उनके सम्मुख भी जब मैं विशेषता, मैं दूसरों का नहीं बोल रही, अपना उदाहरण दे रही हूँ, जब मैं ये विषय रखती हूँ कि भाई 10 लाख करोड़ रुपया मालूम है आया था बंगाल के लिए, लोग स्तब्ध हो जाते हैं कि अगर इतना रुपया जनता के कामों में लगाया जाता तो बंगाल की आज इतनी चुनौतियां नहीं होती। एक ट्रम्प कार्ड कहा जाता है ममता बनर्जी जी के लिए कि लक्ष्मी भंडार के तहत जो धनराशि दी जाती है, इसके चलते महिला वोटर्स उनके साथ बहुत ज़्यादा हैं। ग्राउंड पे उसका कैसा असर देख रही है? ग्राउंड पे हमने जो महिलाओं को प्रति माह 3000 रुपये देने का संकल्प लिया है, उसका जोशो खरोश से न सिर्फ महिला बल्कि परिवार सहित समाज उसका स्वागत कर रहा है। तो ग्राउंड पे फैक्चुअली मैंने जब ये अपने संकल्प पत्र के कुछ मुद्दों को प्रस्तुत किया, और उसमें विशेषता जब हम कहते हैं कि गर्भवती महिला के 21,000 रुपये हम सुनिश्चित कर रहे हैं, ये सारे मुद्दे, और सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करना, ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भाए हैं। चाहे आरजीकर का मामला हो या संदेश खाली का मामला हो, क्या जब आप महिला वोटर्स के बीच में जाती हैं, आपको लगता है कि यहाँ की महिलाओं में जनमानस में चेंज हो रहा है? ग्रामीण अंचल में, और अभया का जो केस था, उसकी डिटेल्स तक, माँ का क्या हाल किया गया, माता पिता का क्या हाल किया गया, वो गांव-गांव में लोग जानते हैं।
तो तृणमूल कांग्रेस इस भ्रम में ना रहे कि संदेश खाली हो या आरजी कार की घटना हो। ग्रामीण अंचल के गरीब व्यक्ति तक संदेश है कि महिला का ये हाल हुआ है पश्चिम बंगाल में। क्या इस चुनाव में मैम जब आप ट्रैवल कर रही हैं तो नॉर्थ बंगाल वर्सेस साउथ बंगाल, पुरुष, महिला, यूथ, बुजुर्ग, ग्रामीण, देखिए, विश्लेषण के लिए जब आप स्टूडियोज में बैठ के चर्चा करते हैं तो उसमें निश्चित रूप से आप एक चुनाव को डिटेल में ब्रेक डाउन करने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए जब आप किसी क्षेत्र में जाते हैं तो आप उस डिवीजन से कभी नहीं बोलते। आप अपने संकल्प पत्र और अपने राजनीतिक अनुभव और अपने नेतृत्व की क्षमता को वहां पर प्रस्तुत करते हैं। हमारा नेतृत्व ऐसा है कि अगर आप महिला की बात करें, और मैंने दिल्ली की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक बार कहा था कि नरेंद्र मोदी का ग्राफ पॉलिटिकल ऐसा रहा है कि जब वो मुख्यमंत्री थे और अब जब प्रधानमंत्री हैं, महिला वोटर्स की संख्या उनके समर्थन में बढ़ती ही गई है लगातार। युवा वर्ग भी आज अगर आप देखें तो युवा वर्ग में भी, झालमुड़ी का ही आप उदाहरण देख लीजिए, डिजिटली कितना वायरल हुआ है। और हम अगर कहते हैं कि मुख्यतः डिजिटल ऐसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल युवा वर्ग करता है, तो युवा वर्ग ने नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में कितनी रुचि ली है उसका जीता जागता प्रमाण हाल फिलहाल का ये एक वाक्य ही देता है आपको। घुसपैठिया बांग्लादेश के लोग यहाँ पे आए हुए, कितना बड़ा फैक्टर इस चुनाव में नजर आ रहा है? निश्चित रूप से है। जो भारतीय चाहते हैं कि किसी भी भारतीय के अधिकार का हनन ना हो, जो टैक्स पेयर चाहते हैं कि हम बड़ी मेहनत मशक्कत से टैक्स भरते हैं, इसलिए नहीं कि किसी बाहरी को, जो इलीगल इमिग्रेंट हो, जो घुसपैठी हो, उसका उन्नयन हो। हम चाहते हैं कि भाई अपना जो नागरिक ऐसा है जिसके पास आर्थिक क्षमता नहीं है, सरकार उसकी क्षमता की वृद्धि के लिए टैक्स पेयर का पैसा लगाए। तो ये निश्चित रूप से टैक्स पेयर्स के मध्य में हिंदुस्तानी, जो आम साधारण हिंदुस्तानी है, वो आज प्रश्न करता है ऑपोजिशन से कि अगर इलेक्शन कमीशन संरक्षित करना चाहता है भारतीय वोटर को, तो क्यों ऑपोजिशन पार्टी और विशेषतः तृणमूल जैसी पार्टियां इलीगल इमिग्रेंट्स, घुसपैठियों के पक्ष में खड़े होते हैं? मैम, क्योंकि आप माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर भी रही हैं और बहुत सारे काम आपने उनके डेवलपमेंट के लिए किए थे। पश्चिम बंगाल के संदर्भ में अगर देखें तो यहाँ पर जो माइनॉरिटी वोट बैंक को कहा जाता है, वो टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत की 27 से 30% वोट से वो स्टार्ट ही करते हैं अपना। किस रूप में देखते हैं मुस्लिम फैक्टर को आप? नरेंद्र मोदी ने जो नेतृत्व 2014 से बतौर प्रधानमंत्री दिया है, मैंने पहले भी कहा है, कभी भी ये नहीं कहा कि जब प्रधानमंत्री आवास योजना होती है तो एक विशेष समुदाय को दो, दूसरे समुदाय को ना दो। घर हर समुदाय, हर राज्य, हर गरीब परिवार के लिए बनाए गए। नरेंद्र मोदी ने जब कहा कि हम अन्न योजना करते हैं ताकि 80 करोड़ हिंदुस्तानियों तक मुफ्त का अनाज पहुंचे, तब उन्होंने भेदभाव कभी नहीं किया। उन्होंने व्यवस्था ऐसी दी कि हर भारतीय जिसकी ज़रूरत है, जो गरीब है, उसका संरक्षण हो, उसके कहीं ना कहीं उसकी क्षमता में इजाफा हो। तो मेरा ये मानना है मुस्लिम समाज में भी कई ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि विकास हर खेमे तक पहुंचे, और ऐसे लोग निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं। पहले फेज में मैम जिस प्रकार से रिकॉर्ड वोटिंग हुई, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ, वो मैसेज क्या है आप लोग अपने लिए, कि उस मैसेज को कैसे देख रहे हैं? कि आपको लग रहा है कि जो वोटर्स पहले डरते थे कि बीजेपी के पक्ष में वोट करने में, कहीं बाद में हमारे साथ वायलेंस ना हो जाए, वोट भय खत्म हो गया? मुझे लगता है कि आपका ये प्रश्न करना अपने आप में बहुत बड़ा प्रमाण है टीएमसी के गुंडा राज का, कि आप जैसा एक वरिष्ठ पत्रकार मुझसे इस बात का सर्टिफिकेशन ले रहा है कि भय नहीं है ना। अब वो अपने आप में प्रमाण है कि आपने प्रत्यक्ष रूप से, नॉर्मली क्या होता है कि एक नेता अथवा एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जब आपके जैसे किसी जर्नलिस्ट के साथ इंटरव्यू करता है तो लोग कहते हैं भाई इनका अपना एक सोच है क्योंकि इनकी अपनी राजनीति। एक पत्रकार आज मुझसे इस बात का सर्टिफिकेशन चाह रहा है कि भय थोड़ा कम हुआ ना, तो पत्रकार का वो सवाल ही टीएमसी के कुशासन का प्रमाण है। वो तो बहुत बहुतायत में मिलता है। कल भी लोग मिल रहे थे जो इस बात को बता रहे थे कि कैसे हमें डर रहता है अपने मन माफिक वोट करने को। सवाल ये, क्या आपको लगता है कि वो चीज़ें खत्म हो गई हैं, इस बार के चुनाव में वो फैक्टर नहीं है? मुझे लगता है गृह मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में निश्चित रूप से न सिर्फ आंकड़े जो रखे बल्कि उनकी जो अपनी भूमिका थी उससे पश्चिम बंगाल के लोग आश्वस्त हैं कि उनका संरक्षण है। राहुल गांधी आए यहाँ पे और आके उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी पे भ्रष्टाचार के जैसे आरोप हैं, ममता बनर्जी भी उसी प्रकार से हैं। कैसे देख रही हैं उनके इस कैंपेन को? मुझे ऐसा लगता है कि अगर टीएमसी के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता कोई भी ऐसा वक्तव्य देता है तो लोग उसको राजनीति करार देते हैं।
लेकिन जब एक सहयोगी दल, एक सहयोगी मित्र आकर स्वयं कहे कि ममता जी भ्रष्टाचारी हैं, अत्याचारी हैं, इससे बड़ा डैमनिंग स्टेटमेंट किसी भी पॉलिटिकल लीडर के लिए नहीं हो सकता। मैं इतना कहूँगी निश्चित रूप से कि ऑपोजिशन की पुरानी एक स्ट्रैटेजी रही है कि प्रदेश में कबड्डी और देश में बट्टी और देश में दोस्ताना उनका एक रवैया रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं दोमुखी इस प्रकार की राजनीति से उन्हीं की लीडरशिप का पर्दाफाश होता है, उन्हीं को हानि होती है। ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि मैं बीजेपी का अंत देखना चाहती हूँ, मुझे सत्ता नहीं चाहिए, दिल्ली में बीजेपी का अंत देखना चाहती हूँ। नहीं होगा, नहीं होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक व्यवस्था है, एक राजनीतिक दल है, लेकिन एक सोच भी है, भारतीयता की सोच है, भारतीयता का संकल्प है। भारतीयता का संकल्प इस देश में कभी मिट नहीं सकता। सांप्रदायिकता का आरोप लगाते हुए कहते हैं कि बीजेपी आग से खेल रही है, दंगे भड़काती है। कह रही हूँ कि आप ही मुझे प्रमाण दे रहे हैं। पहले कह रहे हैं कि मुस्लिम मेजोरिटी ममता को पसंद करती है और फिर कह रहे हैं बीजेपी सांप्रदायिक है। तो असली में सांप्रदायिक कौन है? एक आरोप ये भी लगता है, इस चुनाव में भी बार बार वो लोग लगा रहे हैं कि एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है और धमकाया जाता है। तो अगर जज किडनैप हो तो पैरामिलिट्री क्या करे? देखती रहे। अगर कोई प्राइवेट कंपनी स्कैम करे तो एजेंसी क्या करे? देखती रहे कि नहीं ममता जी की कंपनी है, करने दो। क्या ममता जी का ये वक्तव्य है कि भाई हम लूट लें पूरा का पूरा, आप बोलो मत कुछ? करप्शन कितना बड़ा फैक्टर है, कट मनी करप्शन से? आप राहुल गांधी से पूछ लीजिए ना, वो तो खुद ही कह रहे हैं कि करप्ट है। मुझसे तो क्या पूछ रहे हैं? कांग्रेस के नेता जो उनके इतने हिमायती बनते हैं, जो ऑपोजिशन की पूरी स्ट्रेंथ दिखाते हैं, महिला आरक्षण ना लागू हो 2029 में, वही आके फिर कलकत्ता में कह रहे हैं कि अत्याचारी है, भ्रष्टाचारी है। इस चुनाव को मैम उनसे बेहतर कौन जानता होगा तृणमूल को? इस चुनाव को आप लोग कैसे देख रही हैं? ये किसी वेव का इलेक्शन है या क्लोज फाइट वाला इलेक्शन है? मैं इसको विकास की जीत के संकल्प से जोड़ना चाहती हूँ। देखिए, आपने कहा भय का वातावरण है। जो व्यवस्था गृह मंत्रालय ने, इलेक्शन कमीशन ने, पैरामिलिट्री और बाकी तंत्र के हिसाब से यहाँ पर सुनिश्चित की है, निश्चित रूप से जनता में इस बात का कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि आप निर्भीक होकर वोट करें और जेन्युइन मुद्दों पर वोट करें। मेरा ये मानना है कि अगर आप बंगाल के इस टोटल इलेक्शन को देखते हैं तो ये इलेक्शन एक जेन्युइनली टर्निंग पॉइंट है। और टर्निंग पॉइंट इस दृष्टिकोण से है कि इस प्रदेश ने SIR होते देखा। मैं उत्तर प्रदेश से राजनीति करती हूँ, हमने वहाँ भी SIR देखा, लेकिन उत्तर प्रदेश में किसी ने उफ नहीं की। 2024 के चुनाव के प्रति आपका ध्यान आकृष्ट करती हूँ। 2024 के लोकसभा चुनाव में कई बीजेपी शासित राज्यों में भी अफसरों का तबादला हुआ था। उत्तर प्रदेश में शायद हमारे गृह सचिव का तबादला हुआ था, किसी ने उफ तक नहीं की। अमेठी में भी डिलीशंस हुए, किसी ने उफ नहीं की। मुझे लगता है SIR के प्रति जो राजनीतिक स्वभाव रहा है और SIR को चलते जिस प्रकार से एक परिचर्चा हुई है पश्चिम बंगाल में, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। दूसरा आपका ध्यान आकृष्ट करती हूँ, आपको याद होगा लास्ट सेशन में गृह मंत्री ने नक्सलवाद कैसे खत्म हुआ है उस पर विस्तार से एक भाषण दिया था और उसमें पश्चिम बंगाल का भी उल्लेख था कि कैसे पश्चिम बंगाल में नक्सलवाद का वो भी एक चर्चा का मुद्दा मैंने सरप्राइजिंगली यहाँ देखा कि आज आपके पास केंद्र में एक ऐसी सरकार है जिसने आज से 12 साल पहले संकल्प लिया था 370 हटाएंगे, हटाया। एक विश्वास है जनता में कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो बॉर्डर का पूरा इलाका सील होगा, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो इन्वेस्टमेंट वाकई में आएगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पे तेज पकड़ है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी आएगी तो महिलाओं को सम्मान मिलेगा, महिलाओं को 33% आरक्षण सरकारी नौकरी में मिलेगा। एक राजनीतिक दल के प्रति इतनी बड़ी आस्था, मुझे लगता है पश्चिम बंगाल का मेरा सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि ग्राम, एक एक छोटे गाँव में, बांग्ला में ग्राम बोलते हैं, छोटे छोटे गाँवों में जाती हूँ तो मैं अपने नेता के वक्तव्य को वहां पर दोहराते हुए जनता को देखती हूँ। जैसे कि नरेंद्र मोदी ने कहा, सबका साथ, सबका विकास, लेकिन सबका हिसाब। मैं लोगों के मुंह से सुन रही हूँ।